नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनुपम क्लास चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा देश 1947 में आज़ाद होता है। तो क्या आज़ादी के बाद से ही राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वह शुरू होती है? क्या इस देश को चलाने के लिए जो नियम कानून बनता है, क्या वो आज़ादी के बाद से या फिर जो संविधान सभा का गठन किया जाता है वह डायरेक्ट लास्ट में ही 1946 में ही कर लिया जाता है, या इसके पीछे की कुछ जो है कि स्टेप बाय स्टेप जो है कि प्रक्रियाएं होती हैं? तो आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है, संविधान सभा के गठन के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा और ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि ये इस वीडियो में जो कंटेंट हम दिए हैं वह कैसा लगा आप लोगों को। कमेंट के माध्यम से दोस्तों आप लोगों से तहे दिल से गुजारिश है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं संविधान सभा के प्रक्रिया की जो गठन की जो प्रक्रिया होती है उसकी तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा देश 1947 में आज़ाद होता है। तो जो प्रक्रिया होती है राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वह 1947 के बाद से ही शुरू नहीं होती है, बल्कि क्या होता है उस आज़ादी से पहले भी राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रियाएं होती हैं वह धीरे धीरे चलती हैं, लेकिन आज़ादी के बाद से वो प्रक्रिया तीव्र गति से हो जाती है। तो संविधान का जो निर्माण होता है वह उसके लिए जो संविधान सभा का गठन किया जाता है, उस संविधान सभा के गठन की क्या प्रक्रिया होती है वह क्या 1946 में ही कर दिया जाता है या फिर इसके पीछे का कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया होती हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। संविधान सभा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा की जो प्रेरणा का स्रोत है वह 17वीं 18वीं शताब्दी में होने वाली लोकतांत्रिक क्रांतियां हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उस समय अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय कंट्री में लोकतंत्र और समाजवादी की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि हमारे जो देश के राजनेता हैं, आंदोलनकारी जो राजनेता हैं वह उनसे प्रभावित होते हैं और कहीं ना कहीं इस देश को चलाने के लिए अनुशासनात्मक रूप से क्या है कानून बनाने की प्रक्रिया धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। अगर बात किया जाए भारत शासन अधिनियम 1919, आप लोगों को याद होगा, जिसको हम माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड का सुधार भी कहते हैं। इसमें क्या होता है प्रावधान, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें ये प्रावधान किया जाता है कहीं ना कहीं क्या है प्रांतीय स्तर पर, केंद्र स्तर पर कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार द्वारा केंद्र स्तर पर द्वैध शासन का प्रणाली शुरू की जाती है और आंशिक रूप से ही सही कि उत्तरदायी शासन प्रणाली की प्रक्रिया उस समय शुरू कर दी जाती है इस अधिनियम के तहत। ठीक, अब यहीं से संविधान सभा के गठन की जो प्रक्रिया होती है धीरे धीरे शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे देश के आंदोलनकारी नेता थे उनको ये समझ में आ जाता है कि क्या है संविधान सभा का गठन करना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आगे की तरफ अगर बढ़ा जाए तो देखा जाता है कि जनवरी 1925 में सर्वदलीय सम्मेलन होता है दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी खुद करते हैं और इसमें एक बिल पास होता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल। इसके तहत कहीं ना कहीं गांधी जी को भी ये लगने लगता है कि अब राष्ट्र निर्माण में जो नियम कानून बनाए जाएंगे उसके लिए संविधान सभा का गठन करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसके तहत अगर अगला स्टेप की बात किया जाए तो मई 1928 में फिर सर्वदलीय सम्मेलन होता है, वो भी मुंबई में। इसमें क्या होता है दोस्तों, संविधान सिद्धांत के निर्धारण के लिए अब यहाँ पर कहीं ना कहीं संविधान सभा का खुल करके बातें सामने आने लगती हैं। संविधान सिद्धांत के निर्धारण के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाता है। अब ये जो कमेटी होती है वह 10 अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट सौंपते हैं। अब ये जो नेहरू रिपोर्ट यानी कि मोतीलाल नेहरू जी जो अपना नेहरू रिपोर्ट के नाम से रिपोर्ट सौंपते हैं उसमें क्या क्या प्रावधान होता है तो उसके बारे में संक्षिप्त रूप से हम जानकारी ले लेते हैं। संसद के प्रति उत्तरदायी सरकार की बात करते हैं, उसमें स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करते हैं, मौलिक अधिकारों की बात की जाती है
अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की बात की जाती है, उत्तरदायी सरकार की क्या नाम से, और डीपीएसपी की बात की जाती है। इस तरीके से और भी प्रावधान की बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं अब ये स्टेप बढ़ करके आगे चला। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो नेहरू रिपोर्ट होता है दोस्तों, यह इसमें जो प्रावधान किए गए थे यह कहीं ना कहीं 21 साल बाद, कितने 21 साल बाद जब संविधान तैयार होता है उसमें ये प्रावधान हूबहू उतार लिए जाते हैं, संविधान बनाते समय उसमें ले लिया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, 1934 में अगर बात किया जाए तो एम.एन. रॉय वामपंथी दल के जो प्रखर नेता होते हैं, इन्होंने संविधान सभा के लिए पहला विचार रखते हैं कि संविधान सभा का गठन किया जाए। इसके बाद क्या होता है, कहीं ना कहीं 1935 में कांग्रेस कार्यकारिणी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ये आधिकारिक तौर पर मांग की जाती है कि संविधान सभा का गठन किया जाए। फिर इसके बाद दोस्तों आगे क्या होता है, 1938 में पीटी नेहरू जी द्वारा, किसके द्वारा, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा क्या होता है, एक घोषणा किया जाता है। ये घोषणा होती है कि जो संविधान सभा का गठन होगा वह वयस्क मताधिकार के द्वारा होगा, इसमें किसी भी बाहरी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, ये घोषणा कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। ये अगस्त प्रस्ताव लाने के बाद ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार द्वारा इसको तो क्या किया जाता है, नकार दिया जाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संविधान सभा को कुछ अप्रत्यक्ष रूप से ही सही कुछ नियम शर्तों के साथ संविधान सभा के गठन की बात को स्वीकार कर ली जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों क्या होता है, 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। 1942 में क्रिप्स मिशन लाया जाता है, वह भी विफल होता है। फिर इसके बाद लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संविधान सभा को गठन के लिए स्वीकार्यता दे दी जाती है। फिर इसके तहत जब संविधान 1942 में संविधान सभा के गठन की स्वीकार्यता दे दी जाती है, फिर अंत में अंततः क्या होता है, 1946 में कैबिनेट मिशन की क्या होती है, बैठक होती है और कैबिनेट मिशन लाया जाता है। अब कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का आधिकारिक रूप से गठन किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन में कुछ क्या है प्रावधान क्या क्या किए गए थे वह आगे हम देखते हैं। कैबिनेट मिशन में क्या क्या प्रावधान किया गया था। 1946 का जो कैबिनेट मिशन होता है इसमें क्या क्या प्रावधान किए जाते हैं इसको हम देखते हैं आगे। प्रत्येक प्रांत और देशी जो रियासतें होती तथा उनके जो समूह होते हैं उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जाती है। तो यानी कहने का मतलब यह है प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित किया गया था, किसमें, संविधान सभा का जो निकाय था उसमें। और अगर अगली की बात किया जाए तो प्रत्येक प्रांत को आवंटित सीटों का जो निर्धारण वह 3 प्रमुख समूह के रूप में किया जाना था, जिसमें से मुस्लिम, सिख और सामान्य लोगों के लिए। सामान्य में अगर बात किया जाए तो सामान्य में हिंदू हो जाते हैं, एंग्लो इंडियन हो जाते हैं, पारसी हो जाते हैं, ईसाई होते हैं और भी लोग हो जाते हैं, यानी कि मुस्लिम और सिख को छोड़ करके सब लोग सामान्य में आ जाते हैं। और अगर अगली बात किया जाए तो अगले की तरफ प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का जो चुनाव होता है, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का जो चुनाव होता है वह एकल संक्रमणी मत से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से किया जाना तय था। क्या होता है, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का जो चुनाव था वह एकल संक्रमणी मत से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से किया जाना तय था। और इसके बाद ध्यान रखिएगा आगे आप लोग, देशी जो रियासतें होती हैं यानी कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का जो चयन था उनके प्रमुख द्वारा तय करना था, यानी कि नामांकित किया जाना था। तो इस तरीके से अगर हम कहें तो जो क्या होता है, संविधान सभा के लिए जो सीटों का निर्धारण था वह टोटल 389 सीटों का निर्धारण किया जाना था। कितना, 389 में अगर बात किया जाए तो इसमें से जो ब्रिटिश प्रांत होते हैं उनके लिए 296 सीटें निर्धारित की गई थी और जो देशी रियासतें होती हैं उनके लिए 93 सीटें निर्धारित की गई थी। 296 ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों के लिए और 93 देशी रियासतों के सदस्यों के लिए किया जाना था। अब ये जो 296 सीटें हैं, ये जो 296 सीटें हैं इनमें से
3 भागों के रूप में यानी कि बांट दिया जाता है जो सीटें होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रतिनिधि जो क्या होते हैं प्रतिनिधि होते हैं उनके लिए 208 सीटें निर्धारित की जाती है। कितनी? 208 सीटें निर्धारित की जाती हैं और 73 सीटें मुस्लिम लीग के लिए, 208 सीटें कांग्रेस के लिए और 73 सीटें मुस्लिम लीग के लिए। और इसके बाद 15 जो सीटें होती हैं वह स्वतंत्र समूहों के लिए या स्वतंत्र लोगों के लिए 15 सीटें जो क्या की जाती है निर्धारित किया जाता है। लेकिन दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि मुस्लिम लीग जो है वह संविधान सभा से क्या करता है, अपने आप को अलग रखने की कोशिश करता है। कहते हैं ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रिटिश सरकार मुस्लिम लीग को बहुत ही समझाने की कोशिश किया लेकिन नहीं माने। कहते हैं ना कि एक बच्चा जब रूठ जाता है तो वह बोलता है हम खाना नहीं खाएंगे, तो मम्मी समझाती है कि बेटा खा ले, लेकिन जब वो हट पर बैठ जाता है तो नहीं खाता है। तो उसी तरीके से मुस्लिम लीग भी क्या करता है, एक अलग देश की यानी कि पाकिस्तान की मांग करता है और अलग संविधान सभा की मांग करता है। तो इसी के साथ दोस्तों आगे अगर बढ़ा जाए तो कहने का मतलब ये है कि कैबिनेट मिशन के तहत ये सब तो हो जाता है, यानी कि सीटों का निर्धारण कर लिया जाता है संविधान सभा में। अगर बात किया जाए तो 9 दिसंबर कब 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को आधिकारिक तौर पर पहली बार संविधान सभा का बैठक होता है जिसमें 211 ही लोग, कितने 211 ही लोग इसमें क्या करते हैं, भाग लेते हैं। 211 सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। और एक बात आप लोगों को बता दिया जाए कि ये जो देशी रियासतें थीं, देशी रियासतें भी संविधान सभा से अपने आप को अलग रखने की कोशिश किए। फिर इसके बाद क्या होता है, अगर बात किया जाए तो 211 में फ्रांस की तरफ प्रथम बैठक में यानी कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में ही क्या होता है, फ्रांस की तरह एक अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। क्या? एक अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं जिनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये पहली संविधान सभा बैठक के अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, अगले बैठक में क्या होता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, किसको, डॉक्टर, ये अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को रहता है और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा फिर इसके बाद क्या होता है, 2 उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। 2 उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। 2 उपाध्यक्ष बनाते थे। कौन कौन से 2 उपाध्यक्ष थे? एक थे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जल्दी से कि क्या उपाध्यक्ष कौन कौन बनाए गए थे। एक थे एससी मुखर्जी और दूसरा है वीटी कृष्णामाचारी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे। एक है एससी मुखर्जी जी और दूसरे हैं वीटी कृष्णामाचारी। कहीं कहीं आप लोगों को टीटी कृष्णामाचारी मिल जाएगा, कहीं कहीं वीटी कृष्णामाचारी मिल जाएगा। तो इस बात को आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा क्या होगा। तो दोस्तों इसी के साथ जो है कि संविधान सभा का गठन होता है। फिर इसके बाद संविधान सभा बैठक होती है। फिर उसमें मुस्लिम लीग जो है कि संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार करता है। देशी रियासतें भी अपने आप को दूर रखती हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब भारत आज़ाद होता है, भारत और पाकिस्तान के जब अलगाव होता है, भारत आज़ाद होता है, माउंटबेटन योजना के तहत
जो क्या होता है, भारत और पाकिस्तान का जब अलगाव होता है तो मुस्लिम लीग, कुछ भारतीय मुस्लिम लीग जो है फिर क्या करते हैं, संविधान सभा में अपनी जो सीटें होती हैं वह ग्रहण कर लिए जाते हैं। और जो क्या होते हैं, देशी रियासतें जो होती हैं, देशी रियासतें, इनके भी जो प्रतिनिधि होते हैं यह भी संविधान सभा में अपने सीटें जो है कि ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, तो इस तरीके से संविधान सभा जो है कि गठन होता है। जय हिंद।